Hello guys, welcome back my YouTube channel Wi-Fi Exam Point। फ्रेंड्स, ये वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखें, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और चेक करें अपना ज्ञान कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप PYQ सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि अब परीक्षा में टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है फ्रेंड्स? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। निम्न में से कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है लगा लिया होगा आपने अपना आंसर। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा सी आंसर इज राइट होगा फ्रेंड्स, सी। क्योंकि बच्चा जन्म लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा क्या है कि अपनी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो आंसर है वह सी बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, सी आंसर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है फ्रेंड्स। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पकड़ने, चूसने आदि की सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रिया की ओर आकर्षित होता है, भाषा का अनुकरण भी करने लगता है, और फ्रेंड्स आवाज और प्रकाश की प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, अगर कोई एकदम से तेज प्रकाश उसके सामने डाला जाएगा तो एकदम से प्रतिक्रिया देगा वो अपनी इंद्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए, पूर्व बाल अवस्था के दौरान, ऑप्शन बी, प्रौढ़ अवस्था के दौरान, या सी, व्यक्ति के पूरे जीवन में, ऑप्शन डी, किशोर अवस्था के दौरान। निम्न में से कौन सा विकल्प राइट होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, लगा लिया होगा आपने आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, सबसे जो जटिल समाजीकरण होता है वह होता है किशोर अवस्था के दौरान, यानी डी आंसर बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स। क्योंकि किशोर अवस्था को, जो एडोलसेंस एज है, इसको तूफानी अवस्था भी कहा जाता है, और इस अवस्था में गहन और जटिल समाजीकरण होता है। कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण फ्रेंड्स किशोर अवस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोर समूह निर्माण की प्रवृत्ति, दोस्त बनाने की प्रवृत्ति और सामाजिक गुणों का विकास विकसित होने शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस समय समूह के प्रति भक्ति, यानी लीडर बनना समूह का, लोगों जो बच्चे होते हैं आपके किशोर अवस्था के टाइम, जो कि आपकी टीन एज भी बोली जाती है इसको, इसमें बहुत तेजी से जटिल समाजीकरण होता है और बच्चे ग्रुप बना करके अपने फ्रेंड्स के साथ में सहयोग करने की भावना भी एक दूसरे में होती है, और फ्रेंड्स यहीं से उनका सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास भी उनमें होता है। फ्रेंड्स, प्रश्न को आप एज ए टीचर देखिए और बच्चे को अपना बच्चा मान करके आंसर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम बहुत अच्छे प्रश्न कर पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, बी स्थिर, सी प्राथमिक, डी गौण। ओके फ्रेंड्स, जो अनुवांशिकता है उसको फ्रेंड्स स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा, बी। वंशानुक्रम
और आनुवांशिक गुण फ्रेंड्स प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं जो कि स्थिर होते हैं। वातावरण का प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है और फ्रेंड्स वंशानुक्रम एक स्थिर पहलू है। जो भी बच्चे को माँ बाप से आनुवांशिक रूप से जो गुण मिलते हैं वो स्थिर होते हैं और वातावरण का प्रभाव से जो गुण हैं उनको एक दशा और दिशा मिलती है। इसलिए सामाजिक वातावरण जो है फ्रेंड्स आपका सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, डायनामिक पहलू है, और जबकि वंशानुक्रम फ्रेंड्स वो स्थिर पहलू है। 4th नंबर है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी रचनावादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, ऑप्शन डी विकासवादी। निम्न में से कौन सा विकल्प राइट होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा व्यवहारवादी। ऑप्शन ए इज राइट। यानी सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर करता है तो वह व्यवहारवादी। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादकों का मानना है फ्रेंड्स, क्या मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है और व्यक्ति फ्रेंड्स उद्दीपक के प्रति क्रिया जागरूक करता है। जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो जब भी बच्चा आप व्यवहार देखेंगे और आपने उसको शाबाशी दी किसी काम करने के बाद बच्चे को, तो वो एक उद्दीपन, आपकी जो शाबाशी है फ्रेंड्स वह एक उद्दीपन का कार्य करती है और वह उद्दीपन पाकर के बच्चा बहुत खुश होता है और अच्छा करने की वो कोशिश करता है। देखिए लिखा भी है प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। ये प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणामों को ध्यान में रखकर सीखना है। इनका मानना है फ्रेंड्स कि सीखना अब अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें सूक्ष्म अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए व्यवहारवादी इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ के लिए ऑप्शन ए सामान्य और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या डी नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड, चेक कीजिए आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट फॉर बी। बी आंसर इज राइट कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना जो कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता, ये मात्र रहने की पर बल देता है, इसलिए समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न ही निगेटिव पूछा गया था। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उसने पूछा है सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतियों भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा सफल होते हैं, यही जो है आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीनों सही हैं जबकि ये आपका गलत है, तो यही हमारा आंसर राइट होगा।
बच्चों के लिए उसने निगेटिव ही पूछा है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि उसने पूछा ही निगेटिव है। तो हमारा आंसर यहां पर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सी, कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए ये सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना ये बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है फ्रेंड्स, ना कि सफलता को निश्चित करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर था वह सी बिल्कुल राइट था। 7 नंबर है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना। या डी, तनाव को नियंत्रित करना। कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का जो विकल्प राइट होगा दोस्तों वह होगा 7 नंबर का ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। देखिए फ्रेंड्स, हमें उन्हें अलग नहीं करना है। जो भी बच्चा कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे सभी बच्चों को समकक्षों को साथ बिठाना है, ना कि उन्हें अलग करना है। तो यहां पर हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, ए। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षों को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। तो इसलिए ए आंसर इज राइट। 8 नंबर है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। डी, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। उसने पूछा है कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई तो लक्षण पठन का कठिनाई का नहीं है ये। तो यहां पर आपका आंसर ए बिल्कुल राइट होगा, इस प्रश्न का ए। छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। 9 नंबर है, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम माने या स्वयं अनुशासन और नियंत्रित अपनी सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय नियम बनाना। तो आत्म नियम की ओर संकेत करता है फ्रेंड्स, तो अपनी सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करना ये आत्म नियम की ओर संकेत करता है। तो यहां पर सी आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? रूप में नहीं माना जा सकता। व्यापार का अध्ययन सीखना। बी, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। बिल्कुल राइट है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। यह भी एक सही बात है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है लगा लिया होगा आपने आंसर। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा व्यापार। ए आंसर इज राइट होगा, यानी सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी व्यापार का अध्ययन सीखना।
व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है फ्रेंड्स। 11 नंबर है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी ब्लैंक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए व्यक्तिक, बी अनुभाविक, सी आंतरिक, ऑप्शन डी बाह्य। निम्न में से विकल्प चुनना है आपको दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों डी, यानी वो बाह्य रूप से प्रेरित है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित समझा जाता है, इसलिए यहां पर डी आंसर बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, डी। 12 नंबर है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स सामाजिक गतिविधि के रूप में, बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, या डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। प्रश्न पूछा है उसने कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ये आपको बताना है कि वो जो क्रियाएं कर रही है निम्न में से क्या किस चीज को वो उजागर करना चाहती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज राइट, सामाजिक गतिविधि के रूप में। शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों से समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है, इसलिए यहां पर हमारा ऑप्शन ए इज राइट। 13 नंबर है प्रश्न नंबर, जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित, देखिए फ्रेंड्स उन्होंने पूछा है दृष्टि बाधित। फ्रेंड्स एक प्रश्न आप ये ध्यान रखें, समावेशी शिक्षा से 100% पूछा जाता है, चाहे वह किसी भी रूप में पूछा जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज मस्ट फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन, सो ऑल ऑफ यू लर्न द समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशंस। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है, क्या है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बढ़ाए यानी उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सी सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभावित तनाव बढ़ा रही है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था कि समावेशी शिक्षा का एक प्रश्न जरूर आता है, तो इस प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा बी। बी आंसर इज राइट हो जाएगा दोस्तों, बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित, और फ्रेंड्स ये जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है एनसीएफ 2005 की घोषणा के पर समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, इसलिए समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से तो आप ऐसा मान के चले एक या दो प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। 14 नंबर है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों को और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, बी वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या सी वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो फ्रेंड्स जो
दृश्य श्रव्य सामग्री है आपकी विजुअल एड्स, जो एड्स होती हैं जो दिखाई देते हैं बच्चों को दिखाई जाती हैं, उनका प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ता है। और फ्रेंड्स उसमें उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, दृश्य श्रव्य ज्ञानेंद्रियां ज्यादा एक्टिव रहती हैं और इनका प्रयोग करके बच्चा ज्यादा सीखता है। अगर हम बच्चों को चार्ट पेपर या कोई आप दिखा सकते हैं, मूवी दिखा सकते हैं उससे रिलेटेड, और इन चीजों को दिखा करके सिखाते हैं बच्चों को, तो फ्रेंड्स ज्यादा बच्चे सीखना पसंद करते हैं और सीखते भी अधिक हैं। तो इसलिए यहां पर जो आंसर राइट होगा दोस्तों वह होगा 14 नंबर का डी, क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। इसलिए डी आंसर राइट होगा दोस्तों, डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है अधिगम। एक सिद्धांत है, यह है कि यदि अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखा जाए तो वह अधिगम अधिक प्रभावित होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखता है फ्रेंड, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसलिए शिक्षिका जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इससे अधिकतम संवर्धित व पुष्ट होता है। यानी हमारा जो हाव भाव होता है जिसको हम अंग संचालन कहते हैं, किस तरीके से आप लहजे में बात करते हैं, किस तरीके से आप अपने अंग, अपने हाथों को या अपने बोलने की वाणी को किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, बच्चे पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। 15 नंबर है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गलत, सही और गलत प्रश्न के निर्णय लेने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद या डी नैतिक दुविधा। ओके फ्रेंड, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा बी नैतिक तर्कणा। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। तो फ्रेंड्स ये थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आप क्या इन वीडियो में से इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।